हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मंत्रा। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने मेंबरशिप वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका डायरेक्टर्स। यहां पर हम लोग डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि किसी भी कंपनी में दो लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले शेयर होल्डर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर का काम क्या होता है? शेयर होल्डर का काम होता है कंपनी में इन्वेस्ट करना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता है? डे टू डे वर्क करना। क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी तो अपने काम कर नहीं पाएगी बिजनेस के, तो कंपनी के बिहाफ पर ये सारे के सारे काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए, जब एक्यूमुलेटिव बोलते हैं, सारे डायरेक्टर्स को एक साथ बोलते हैं, तो फिर वहां पर वर्ड यूज किया जाता है बोर्ड। और अगर इंडिविजुअली बात करनी है तो हम लोग बोलेंगे डायरेक्टर। तो बेसिकली इसी वजह से इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर्स कितने तरह के होते हैं, कितने डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स की क्या पावर्स होती हैं, डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज होती हैं, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कितने तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल का चैप्टर है, और इससे आपको ये चीज समझ में आएगी कि कंपनी में काम कैसे होता है, या कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, उनको किस तरीके से कंप्लायंसेस को पूरा करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर डायरेक्टर। देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन पे आएंगे कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 34 में, कंपनीज एक्ट 2013 में। तो देखते हैं, As per section 2 clause 34 of the Companies Act 2013 defines a director means director appointed to board of the company, जिसको कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट किया जाता है। तो बोर्ड बेसिकली क्या हो गया? बोर्ड, अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक्यूमुलेटिव बोलते हैं, एक साथ सबको बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है बोर्ड, क्योंकि डायरेक्टर हमेशा बोर्ड का ही होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स का बोर्ड। देखिए, definition suggests only person who is appointed as director on board is regarded as director of the company। बिल्कुल, जिसको बोर्ड का डायरेक्टर बनाया जाएगा उसी को ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है हु कैन बी डायरेक्टर। अब डायरेक्टर कौन हो सकता है? अब देखिए, चलिए क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, उसको समझिएगा और बताइएगा कि क्या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है? क्या एक कंपनी किसी फर्म में पार्टनर बन सकती है? क्या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप में एंटर कर सकती है? क्या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की प्रमोटर हो सकती है? ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, इन सब का आंसर है यस। बिल्कुल, ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मेंबर बन सकती है, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप भी कर सकती है, एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म में भी एंटर कर सकती है। कंपनी ये सारे के सारे काम कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि कंपनी की कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है अपने नाम से। इस वजह से कंपनी किसी भी कंपनी की प्रमोटर बन सकती है, किसी भी कंपनी की मेंबर बन सकती है, किसी भी कंपनी को प्रमोट कर सकती है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर सकती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या कंपनी किसी दूसरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो सकती है? क्या एक कंपनी डायरेक्टर बन सकती है? आंसर होगा नो, नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी में अपॉइंट क्यों किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की वजह होती है कि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी डे टू डे वर्क नहीं कर पाती। तो इस वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पर डे टू डे वर्क करेंगे। तो इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा इंडिविजुअल होंगे। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि भाई कोई कंपनी वो खुद ही आर्टिफिशियल पर्सन है, वो डे टू डे वर्क कैसे करेगी? कोई कंपनी क्या सुन सकती है, क्या बोल सकती है, क्या टच कर सकती है? ये कोई भी सेंसेस कंपनी में नहीं होते हैं। तो ये सारे सेंसेस कंपनी के बिहाफ पर किसके होते हैं? डायरेक्टर्स के होते हैं। आप ये बिल्कुल बोल सकते हो डायरेक्टर्स आर एजेंट्स ऑफ
कंपनी। तो हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्टर हमेशा इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकती। देखिए, बॉडी कॉर्पोरेट, एसोसिएशन, एलएलपी और फर्म कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ कंपनी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स हमेशा इंडिविजुअली हो सकते हैं, हम आपस में हम लोग बन सकते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं बन सकती। किसी भी पर्सन को अगर डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है डिन। आप डिन के बिना कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। डिन का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको डिन लेना पड़ेगा। ये आपको याद होगा कि जो मैंने सबसे पहले चैप्टर आपको पढ़ाया था, प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो मैंने आपको बताया था स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस में कितनी सारी फैसिलिटीज होती हैं, यानी एक फॉर्म में पार्ट बी में 10 फैसिलिटीज होती हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स डिन ले सकते हैं। किससे? स्पाइस प्लस के पार्ट बी से। और ज्यादा डायरेक्टर है तो सेपरेटली भी प्रोसेस होता है, आप सेपरेटली भी डिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अलग से फॉर्म्स होते हैं, वो लोग हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो डायरेक्टर के पास में डिन का होना जरूरी है। एक मैं बहुत अलग से चीज आपको बता रहा हूं, वो इसका पार्ट नहीं है लेकिन तो भी नॉलेज बेस्ड है। तो देखिए, जैसे डायरेक्टर बनने के लिए डिन का होना जरूरी है, वैसे ही एलएलपी में, जैसे एलएलपी होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, है ना, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का होना जरूरी है। और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास में डीपीआईएन का होना जरूरी है, यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये होना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो ऑब्वियसली कि उसके पास तो डिन होगा ही होगा। अब वो किसी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाह रहा है तो उसको डीपीआईएन के लिए दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यानी डिन और डीपीआईएन इंटरचेंजेबल है। अगर आपके पास में डीपीआईएन है तो आपको डिन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास में डिन है तो आपको डीपीआईएन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो आगे देखते हैं। ओनली एन इंडिविजुअल हु हैज ऑब्टेन्ड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। तो हमेशा इंडिविजुअल होना चाहिए और वही इंडिविजुअल डायरेक्टर बन सकता है जिसके पास में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। अब क्या फॉरेन नेशनल्स और एनआरआई डायरेक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर फॉरेन नेशनल या कोई एनआरआई डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो भी बन सकता है। देयर इज नो एज लिमिट। अभी डायरेक्टर बनने के लिए क्या कोई एज लिमिट होती है क्या? नो। क्या कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? नो। भाई, एक आदमी अगर कभी भी अपनी लाइफ में स्कूल नहीं गया, वो 5th पास भी नहीं है, 5वीं पास भी नहीं है, तो क्या वो डायरेक्टर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है भाई। अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ी ना चाहिए, अपनी कंपनी में वो डायरेक्टर भी बन सकता है। तो डायरेक्टर बनने के लिए ना ही कोई एज लिमिट होती है और ना ही कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, देयर इज नो एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, लेकिन माइनर डायरेक्टर नहीं बन सकता। माइनर डायरेक्टर नहीं बन सकता, यानी बिलो 18 ईयर्स कोई भी पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब देखिए, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, कितने तरह के डायरेक्टर होते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि ये पर्सन इस कंपनी में डायरेक्टर है, ये पर्सन इस कंपनी में डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर वर्ड तो आपने सुना होगा, लेकिन डायरेक्टर कोई एक ही तरह का डायरेक्टर नहीं होता है। डायरेक्टर की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि कौन सा पर्सन कौन सा डायरेक्टर है। तो यहां पर हम लोग वही चीज पढ़ेंगे कि कितने तरह के डायरेक्टर होते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट इसके मामले में साइलेंट है। कंपनी लॉ कुछ नहीं बोलता, कंपनी लॉ कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता कि कितने तरह के डायरेक्टर्स होते हैं। लेकिन हम लोग यहां पर समझेंगे कि बेसिकली कितने तरह के डायरेक्टर्स कंपनी में हो सकते हैं। तो देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट स्पेसिफाई any category or type of director. However, it is necessary to understand various types of director which can be understood as under. सबसे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब है होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ? जो पर्सन फुल टाइम किसी कंपनी में डायरेक्टर हो। दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के मेन डायरेक्टर होते हैं, एक होल टाइम होता है और एक पार्ट टाइम होता है। जो पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं ना, वो एक साथ कई सारी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकते हैं। यानी कोई एक पर्सन अगर 20 कंपनीज में डायरेक्टर बनना चाहे तो 20 कंपनीज में भी डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन 20 में 10 से ज्यादा पब्लिक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। यानी अगर पूरी की पूरी 20 प्राइवेट लिमिटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 11 पब्लिक लिमिटेड नहीं हो सकती, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड 10। यानी अगर कोई एक पर्सन 10 पब्लिक लिमिटेड में है और 10 प्राइवेट लिमिटेड में है, बिल्कुल बन सकता है। तो एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन ये जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं ना, ये फुल टाइम डायरेक्टर होते हैं। ये किसी भी कंपनी में फुल टाइम के तौर पर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ये 10 कंपनीज में डायरेक्टर हो, क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ है ना होल टाइम, यानी अपना पूरा का पूरा समय कंपनी की ग्रोथ को देते हैं, कंपनी के डेवलपमेंट को देते हैं। देखिएगा, डायरेक्टर हु आर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्टेड विद डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बिल्कुल, इन लोगों को कंपनी के बिजनेस का पूरा आइडिया होता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के डे टू डे वर्क में जुड़े होते हैं। डे टू डे अफेयर्स जो होते हैं वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, यही लोग सारे के सारे काम करते हैं। इसी वजह से होल टाइम डायरेक्टर के ऊपर कंपनी के बिजनेस की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आर टर्म्ड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आगे देखिए, नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी में बेसिकली कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे हैं, यानी ये कंपनी में कोई फुल टाइम काम नहीं कर रहे हैं। जब इनकी सलाह की जरूरत पड़ेगी तब इनको बुलाया जाएगा। ये किसी एक फील्ड में पर्टिकुलर एक्सपर्ट हैं, या ये किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, तो जब उसकी नीड होगी तब इनको अपॉइंट किया जाएगा। और ऐसे ही डायरेक्टर्स को आप बोल सकते हो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। तो देखिएगा, डायरेक्टर्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी एग्जीक्यूटिव पोस्ट आर नोन एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी। बिल्कुल, ये कंपनी के बाहर के लोग होते हैं, इनको कंपनी के बिजनेस की पूरी नॉलेज नहीं होती है। पूरी नॉलेज किसको होगी? पूरी नॉलेज उसको होगी जो कंपनी के डे टू डे अफेयर से जुड़ा हुआ है, जिसको पता है कि सुबह से लेकर के शाम तक कंपनी में क्या क्या हुआ, कंपनी को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इन लोगों की जरूरत कंपनी को कभी कभी पड़ती है, कभी कभी ये लोग अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते हैं कंपनी में। तो उस सिचुएशन में इनको कंपनी के बिजनेस की पूरी नॉलेज नहीं होती है, कंपनी के अफेयर्स की पूरी नॉलेज नहीं होती है। तो देखिए, non-executive directors are from outside the company. They do not have knowledge about day-to-day affairs of the company. Professional director. प्रोफेशनल डायरेक्टर का मतलब बेसिकली ये लोग नॉन एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया ये लोग भी पार्ट टाइम होते हैं, ये लोग प्रोफेशनली काम करते हैं। तो कई सारी कंपनीज में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा है, उसको फाइनेंस फील्ड की जबरदस्त नॉलेज है, तो हमने उसको डायरेक्टर बना दिया। अब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पर थोड़ी ना होगी, जब हमें उसकी एडवाइस लेनी होगी ऑन फाइनेंस बेसिस, तब हम उसको बुलाएंगे, तब हम उसको कॉल करेंगे। तो बेसिकली ये जो प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होते हैं, ये पार्ट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। देखिए, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स आर एक्सपर्ट पर्सन इन वेरियस फील्ड एंड अपॉइंटेड बाय कंपनी एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। दे ऑफर एन एडवाइस टू बोर्ड इन विच दे आर एक्सपर्ट। बिल्कुल, जिस चीज में वो एक्सपर्ट होते हैं उस चीज पे जब भी जरूरत पड़ती है तो कंपनी उनसे एडवाइस लेती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, ऐसी कंपनीज के लिए मैंडेटरी किया गया है कि उन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है। कितने होने चाहिए, उनका काम क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस ये समझिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता क्या है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब, जैसे आप समझो, जैसे मान लीजिए एक स्कूल है या एक कॉलेज है,
ठीक है, मैं आपको आप ही की तरह का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, ठीक है, स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते रहते हैं, काम करने के तरीके आते रहते हैं, तो प्रिंसिपल पूरे स्कूल को मैनेज करता है। टीचर्स जो हैं वो प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हैं। आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग क्लास में बैठे हुए हो। अब आप लोग जैसे मान लीजिए कि 12-15 स्टूडेंट्स हैं, तो 12-15 स्टूडेंट्स आपस में कुछ भी बात करते हैं, यार ये टीचर बड़ा खराब था, वो टीचर बड़ा खराब था, मैनेजमेंट बड़ा खराब है, ऐसा बड़ा खराब है, वैसा बड़ा खराब है, प्रिंसिपल बड़ी खराब है। तमाम तरीके की बुराइयां स्कूल की, कॉलेजेस की स्टूडेंट्स करते हैं आपस में, बिल्कुल करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि उन स्टूडेंट्स के बीच में एक बाहरी बंदा, मान लीजिए कि प्रिंसिपल का कोई रिलेटिव है, उसका बेटा आकर के वहां पर बैठा दिया जाए, तो अब क्या वो स्टूडेंट्स इतना खुल करके बात कर पाएंगे? क्योंकि उनके मन में हमेशा एक डर रहेगा ना कि यार इसके सामने अगर कुछ भी गड़बड़ करी तो ये तुरंत जाकर के प्रिंसिपल को बता देगा, तो प्रिंसिपल हमको पनिश करेगी, है ना। तो बस यही चीज होती है। अब समझते हैं प्रोफेशनल लेवल पर और एज पर कंपनी लॉ। जब कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं ना, तो भाई जब कुछ लोग मिल करके काम करेंगे तो उनकी दोस्ती यारी तो हो ही जाती है, आपस में मिलना जुलना तो हो ही जाता है। और ये कंपनी के लिए बड़ी खतरनाक चीज है। क्यों? अब मान लीजिए कि कंपनी में 6 डायरेक्टर्स हैं, 6 डायरेक्टर्स काफी समय से काम कर रहे हैं, अब उनकी दोस्ती यारी भी हो गई। अब पता चला कोई फ्रॉड करना है, 6 ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं यार, हम लोग 30 करोड़ का फ्रॉड करते हैं, और 30 करोड़ के फ्रॉड में क्या करेंगे, 6 डायरेक्टर हैं तो 5-5 करोड़ रुपए सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, 6 लोग आपस में मिलने जुलने वाले हैं, कर सकते हैं। लेकिन उन 6 लोगों के बीच में एक ऐसा बंदा अगर बैठा दिया जाए जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कंपनी की ना उसके पास में शेयर होल्डिंग है, ना कंपनी में के साथ में उसका कोई मॉनिटरी रिलेशनशिप है, दूर दूर तक उसका कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है, इवन उसके रिलेटिव्स का भी लेना देना नहीं है। उसका काम क्या है? उसको यहां पर अपॉइंट किया गया है केवल और केवल एक चीज देखने के लिए कि कंपनी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंपनी में सब कुछ सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और कहीं पर कुछ भी ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, जो जिससे शेयर होल्डर्स की को लॉस हो जाए। क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है। भाई डायरेक्टर्स को फ्रॉड करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कौन सा पैसा उनका लगा हुआ है, लेकिन पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर का, और शेयर होल्डर तो बाहर बैठा हुआ है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या करता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इसी वजह से बोर्ड में अपॉइंट किया जाता है ताकि वो सारी चीजों को समझे, सारी चीजों को देखे, और वो ये देखे उसका केवल और केवल एक ही इंटेंशन होता है, एक ही मोटिव होता है कि कंपनी में, बोर्ड में ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जो शेयर होल्डर के और कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में। तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड में बैठता है ना, तो फिर डायरेक्टर्स की, तो पुराने समय से कंपनी में, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई भी बेकार की बात करें, कोई भी इस तरीके की बात करें जिससे कंपनी या शेयर होल्डर्स को नुकसान हो। अपने फायदे की बात नहीं कर सकते, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और यही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, कमिटीज होती हैं, आपने शायद सुना भी हो या कहीं पढ़ा भी हो, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। तो ऑडिट कमेटी बहुत पावरफुल कमेटी होती है, और ऑडिट कमेटी का जो चेयरमैन होता है ना, वो यही होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन। ऑडिट कमेटी में जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो इंट्रोड्यूस किया गया कंपनीज एक्ट 2013 में, उसका पर्पस यही था कि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखी जाए कंपनी में और शेयर होल्डर के बीच में, ताकि शेयर होल्डर का भरोसा कंपनी के ऊपर हमेशा बना रहे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर कोई भी फ्रॉड या कोई भी फॉर्जरी करते हैं, तो उस केस में उन लोगों के मन में एक डर होना चाहिए कि यार एक बाहरी आदमी बैठा हुआ है जिसका एक ही काम है, जिसको अपॉइंट ही इसी वजह से किया गया है ताकि कंपनी में फ्रॉड को रोका जा सके और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। देखते हैं थ्योरी में। It means director who apart from receiving director's remuneration do not have any other material pecuniary, material का मतलब यहां पर इंपॉर्टेंट से है, pecuniary का मतलब है मॉनिटरी टर्म्स में, pecuniary रिलेशन और ट्रांजेक्शन विद कंपनी, इट्स प्रमोटर, मैनेजमेंट और इट्स सब्सिडरी। ना तो उसका कंपनी की सब्सिडरी के साथ में कोई रिलेशन है, ना ही उसके मैनेजमेंट के साथ में कोई रिलेशन है, ना ही प्रमोटर के साथ में कोई रिलेशन है, और ना ही
कंपनी के साथ में किसी भी तरीके की ना ही मॉनिटरी रिलेशनशिप है और ना ही कोई भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और उसको केवल और केवल डायरेक्टर्स का जो रेम्यूनरेशन होता है वो भी इसको सैलरी नहीं मिलती है, इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सैलरी नहीं मिलती है। इसकी वजह से जो कंपनी को फायदा होता है उस पर इसको बस केवल इंसेंटिव मिलता है, उस पर इसको कमीशन मिलता है। और सिटिंग फीस होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उस पर सिटिंग फीस मिलती है, तो सिटिंग फीस में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा इसका कंपनी में कोई भी मॉनिटरी रिलेशन नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आगे बढ़ते हैं। रेसिडेंट डायरेक्टर, बिल्कुल, कंपनी में कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ? रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो पिछले ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एनआरआई या कोई भी फॉरेनर क्या डायरेक्टर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। फॉरेनर भी डायरेक्टर बन सकता है, एनआरआई भी डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इंडियन रेजिडेंट हो, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो। देखिए, every company is required to have at least one director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days in the previous calendar year. वुमेन डायरेक्टर, अब देखिए कुछ कुछ कंपनीज जैसे लिस्टेड कंपनी हो गई, ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी 100 करोड़ से ज़्यादा की पेडअप कैपिटल है, टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा का है, या उसने 50 करोड़ से ज़्यादा की बोरोइंग ली है, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर का होना मैंडेटरी है। तो एक वुमेन डायरेक्टर भी होती है। सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज एज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है। अब इस डायरेक्टर को क्यों अपॉइंट किया गया है? इस डायरेक्टर को अपॉइंट करने का एक पर्पस है ताकि स्मॉल शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब क्या है? स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब है जिनके पास में अप टू 20,000 फेस वैल्यू के शेयर्स हो, जिनके पास में 20,000 की फेस वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू अलग चीज होती है। मार्केट वैल्यू का मतलब जो स्टॉक मार्केट में प्राइस चल रहा है, उससे मतलब नहीं है। फेस वैल्यू से मतलब है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में लिखी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जिनके पास में 20,000 रुपए तक के शेयर्स होते हैं उनको बोला जाता है स्मॉल शेयर होल्डर। तो उनके इंटरेस्ट को जो डायरेक्टर प्रोटेक्ट करता है उसको बोला जाता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का केवल और केवल एक ही काम है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। क्यों? क्योंकि अब कंपनी में तो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना। अब जब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो पता चला जो छोटे शेयर होल्डर है उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है, उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो इस वजह से एक स्मॉल शेयर होल्डर्स का भी रिप्रेजेंटेटिव बैठाला जाता है एज अ एसएसडी, यानी स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। देखिए, certain class of companies as specified by CG shall appoint small shareholders director. अब देखिए, अब ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा? ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया है कि ऐसी कंपनी को कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहां पर बताता है सेक्शन 149 कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं। तो देखिए, एज पर सेक्शन 149 रेड अलॉन्ग विद रूल 11 of companies appointment and qualification of director rules 2014, following class of companies shall appoint at least one woman director. First, every listed company. एवरी लिस्टेड कंपनी का मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो अगर कोई भी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसके लिए मैंडेटरी है कि उसको कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। एवरी अदर पब्लिक कंपनी, यानी नॉट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं है। तो पहली बात तो जो लिस्टेड कंपनी होगी ऑब्वियसली कि ये पब्लिक होगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो लिस्टेड होती नहीं है। तो पब्लिक कंपनी ऐसी कौन सी जो लिस्टेड हो। दूसरा, एवरी अदर पब्लिक कंपनी, ऐसी कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी
पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 CR और मोर, यानी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, या टर्नओवर, यहां पर देखिए और लगा हुआ है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये याद रखने वाली चीज होती है कि कहां पर और लगा हुआ है या कहां पर एंड लगा हुआ है। अगर एंड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अगर और लगा हुआ है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो यहां पर और लगा हुआ है, यानी ऐसी कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल 100 करोड़ और 100 करोड़ से ज्यादा, या उसका टर्नओवर 300 करोड़ या 300 करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसी कंपनी को अपने बोर्ड में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। For the purpose of Rule 11, paid up share capital or turnover shall be considered as on the last date of latest audited financial statement। बिल्कुल जो latest audited financial statement हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और टर्नओवर 300 करोड़ है या नहीं है। आगे देखते हैं, इंटरमिटेंट वैकेंसी। अब अगर मान लीजिए कि वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया, अब वुमेन डायरेक्टर की ड्यूरेशन खत्म होने से पहले, उसका टेन्योर खत्म होने से पहले उसकी डेथ हो गई, या उसने रिजाइन कर दिया, या किसी भी तरीके से एक कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई, तो उस जगह पर उस कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल किया जाएगा। देखिए, एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड एट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। तो जब भी वैकेंसी अराइज हुई है उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, या तो उसमें, और या 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर, या तो उसकी वैकेंसी के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो पहली मीटिंग होगी उसमें, या उसकी वैकेंसी जब अराइज हुई है उसके 3 महीने, इन दोनों में से जो भी डेट बाद की होगी उस बीच में वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग ने वुमेन डायरेक्टर तक पढ़ा, इसके आगे का डायरेक्टर का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।